हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 मिनट पहले हम लोग सीख लेते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण को एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीज़ होती है। जैसे एक हमारा है शराब, क्या C2H5OH, ये शराब का सूत्र है। एक होता है पानी H2O का फॉर्मूला है। किसी चीज़ को उबलना कब स्टार्ट हो, जब उसका गलनांक किया जाए, यानी गलनांक नहीं, क्वथनांक बोलेंगे। जब उसका क्वथनांक मतलब उबलना 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उबलने लगता है। 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वो उबलने लगता है। तो जो शराब का क्वथनांक होता है वो 7800 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्वथनांक होता है। जबकि पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 7800 डिग्री सेल्सियस पे शराब उबलने लगेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगेगा। दोनों को हम मिला देंगे, शराब और पानी को, तो जो हमारा अगला तैयार होगा। अब देखिए, अगर जो मान लो दोनों इसमें मिला हुआ है तो इसमें शराब भी है और पानी भी है। जब 7800 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म करेंगे तब शराब तो उबलने लगेगा, लेकिन पानी तो उबलेगा नहीं, क्योंकि पानी को कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। शराब उबलना स्टार्ट होगा, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तापमान इसका, तो 100 डिग्री पे पानी भी उबलने लगेगा, शराब भी उबलने लगेगा, लेकिन शराब की मात्रा बहुत तेज़ी से उबलने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और ये क्या होता है, गर्म करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको स्थिर क्वाथी विलयन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर जो आप चीनी और पानी को मिला देते हैं, अगर जो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। बट ये विलयन जो स्थिर क्वाथी विलयन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे जितना आप गर्म करो, बस उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। डिफिनेशन देखते हैं। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संघटन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में ऐसे अवयवों को प्रभाजी आचरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे शराब प्लस पानी 95% क्या है, शराब है, और 94.5% शराब है और 5.5% जल है। गर्म करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 7800 डिग्री का क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, अणु संख्यता। अणु संख्यता क्या होती है? अणु संख्यता 4 प्रकार की होती है। पहले हम जानते हैं अणु संख्यता क्या होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, अणु संख्यता मतलब इसमें अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अणु और संख्यता मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर गुणधर्म, मतलब जो भी आपका विलयन है, विलयन जो है आपकी अणुओं की संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार में होता है। अणुओं की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के पढ़ते हैं इसको हम। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा पराशर दाब। इसमें पराशर दाब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं पराशर, लेकिन बाकी सबसे ही सवाल जितने आते हैं वो बाकी सब पे आते हैं, लेकिन पराशर दाब की थ्योरी बहुत आती है पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है कि हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो इस पूरे को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये सॉल्व करके आता है इस पूरे को, जैसे हम WB को बोलते हैं क्या, विलेय का भार, वैसे इस पूरे को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसमें देखते हैं P0 अपॉन P0A वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जहाँ PA क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P0 इसको 0 को पढ़ेंगे नॉट, PA क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और हमारा PA क्या है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और MA क्या है, विलायक का अणु भार, MB क्या है, विलेय का अणु भार। ठीक है, और WA क्या है, विलायक का भार, और WB क्या है, विलेय का भार। जब तक आप पीछे की वीडियो नहीं देखेंगे ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है। तो पीछे का आप 5-6 वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं पहली वीडियो का लिंक दे दूंगा और उसके बाद डायरेक्ट आपकी लाइन से 5-6 वीडियो आएंगे, 16-16, 17-17 मिनट का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए
तो पी नॉट बी बराबर डब्ल्यू बी गुणे एम ए बटा एम बी गुणे डब्ल्यू ए। ये हमारा क्या हो गया, आपका हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। होता क्या है, जो ये आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट ए, पी ए जो होता है और पी नॉट ए, ये होता है किसके बराबर होता है, ये एम के बराबर होता है। एम क्या है, मोललता। एम क्या है, मोललता। और इसी को, और कैपिटल एम होता है तो मोलरता। तो एम मोललता का ये पूरा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपको घूम घूम आएगा बाकी सब में। मोलरता का फॉर्मूला, तो पीछे आपको मोलरता वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो एम का ये इसके बराबर होता है। एम की हम पूरा फार्मूला रख देंगे, हमारा फार्मूला तैयार। अगला क्या है, डेल्टा टी बी। बी मतलब होता है बॉयल, बॉयल मतलब उबलना, मतलब डेल्टा। जब हम कोई ताप होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई एक पदार्थ है, इसको हम हीट कर देते हैं, उबलने लगता है, क्या होता है, और उबल कर क्या बनता है, गैस बनना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम मानेंगे TB1 और इसको मानेंगे डेल्टा, इसको मानेंगे TB2। डेल्टा नहीं मानेंगे, केवल TB1 और TB2। अगर जो हम इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे कि कितना ज़्यादा हीट हुआ है, कि यहाँ पहले कम हीट था अब ज़्यादा हीट हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो डेल्टा TB जो आएगा हमारा TB2 माइनस TB1 आएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हमारा लिखा है डेल्टा मतलब कितना बढ़ा हुआ तापमान बराबर डेल्टा TB2 माइनस TB1। TB2 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म। ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे, बीच का जो अंतर है वो हमारा आ जाएगा। उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा TB, वो किसके, जो डेल्टा TB होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, स्मॉल एम के। और जैसे उस स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम का भी मैंने बताया था फॉर्मूला, ऊपर ही बताया था, ये इतना होता है। तो देखिए ये पूरा ये आपका हो गया क्या फॉर्मूला। और जब ये नियतांक हटता है तो एक नियतांक स्थिरांक आता है, मतलब नियतांक आता है KB, तब बराबर का निशान आता है जब ये हटता है। जब ये हटता है तो एक KB आता है, इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब m का जो वैल्यू है वो रख देंगे, हमारा फॉर्मूला ऊपर वाला आ जाएगा। ये हमारा होता है क्या, क्वथनांक का उन्नयन। अगला है क्या, हिमांक का उन्नयन। जैसे क्या होता है, अब कोई लिक्विड चीज़ है उसको ठंडा कर देंगे, बर्फ़ बन जाएगा। तो बर्फ़ बनेगा तो उसमें क्या होगा, तापमान तो बर्फ़ का क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि बर्फ़ बनाया गया है तो जो कम तापमान होगा ज़्यादा माना जाएगा, और जो पहले था लिक्विड में वो कम माना जाएगा। तो यहाँ पे TF मतलब होता फ्रीज, F मतलब फ्री मतलब बर्फ़ बनना, ठीक है। तो TF1 ज़्यादा होगा, क्यों, बर्फ़ बन रहा है ना, तो बर्फ़ वाला हमारा ज़्यादा होगा और लिक्विड वाला कम होगा। तो मतलब और ठंडा हो गया, तापमान जो कम होता है तभी तो ठंडा होता है, ठीक है। तो तापमान कम वाला हमारा ज़्यादा माना जाएगा, और ज़्यादा वाले को क्या मान लेंगे, जो तापमान ज़्यादा उसको कम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिमांक का उन्नयन, हिमांक का मतलब होगा बर्फ़, हिम मतलब होता है बर्फ़। तो TF1 जो होगा हमारा TF2 से बड़ा होगा, इसलिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो जितना अंतर है हमारा आ जाएगा, वो जो अंतर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, TF1, सॉरी डेल्टा TF मानेंगे, इसी को बोलेंगे हिमांक का उन्नयन। क्या बोलेंगे, हिमांक का उन्नयन। तो जो हिमांक का उन्नयन होता है वो किसके, ये भी जो आपका अनुक्रमानुपाती होता है स्मॉल एम के, क्या, स्मॉल एम के, ये भी अनुक्रमानुपाती होता है। और जैसे ही अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है, वैसे हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसको हम KF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KF और M। और M की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, फिर वही आपका M की वैल्यू। तो यहाँ M की वैल्यू आपको पिछले वीडियो में देखना होगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो अगला हमारा है क्या, वाष्प दाब। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं वाष्प दाब। क्या हमारे 4 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। हमने 3 पढ़ लिया, एक बच्चा प्रासरण दाब। क्या, प्रासरण दाब, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका प्रासरण दाब होना चाहिए, मैं आपका वाष्प दाब लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्रासरण दाब। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रासरण। अगली टॉपिक है हमारा प्रासरण दाब। प्रासरण दाब मतलब ऑस्मोसिस। जब किसी विलायक, जब किसी विलयन को उसके विलायक अर्धपारगम झिल्ली, एक झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किया जाता है, तो विलायक विलयन की ओर गति करने, कौन गति करता है, विलायक जो होता है विलयन की ओर गति करने लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। अथवा देखते हैं एक और डेफिनेशन, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर
विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशर कहलाता है। जैसे आपका क्या है, एक आपका देखते हैं यहाँ पे, एक मान ली क्या आपका क्या है, ये तनु है, ये क्या है, सांद्र है। तो यहाँ पे क्या बोला, तनु विलयन से सांद्र विलयन, मतलब क्या हो रहा है, तनु विलयन ये है, सांद्र विलयन ये है। फिलहाल दोनों में हो जाता है, लेकिन तनु विलयन और सांद्र, यहाँ से विलायक मतलब कौन सा विलायक, मैंने यहाँ पे लिखा कौन सा, जो आपका विलायक है यहाँ पे ये वाला जो गोल वाला है वो विलायक, जो भरा हुआ है वो क्या, विलयन। तो विलायक के कणु यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, विलयन इधर सांद्र में चले जाते हैं, तनु से सांद्र में चले जाते हैं। यहाँ एक झिल्ली लगी होती है, इससे उस पार निकल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार किसी विलयन में इस प्रकार होता है झिल्ली लगाने पे, तो जो विलायक के अणु हैं तनु से सांद्र में चले जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। एक आपने सुना होगा आरओ, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ आप यहाँ लगा होगा पानी के लिए, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, क्रिया चित्र में देखते हैं। जो यहाँ से अणु इधर से उधर जाते हैं, हमने यहाँ पे एक दाब लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, एक दाब लगा दिया, तो जो विलायक के अणु इधर से इधर जा रहे थे वो वापस इधर से इधर आ गए, जो वापस इधर से इधर आ गए। मान लीजिए पानी है, पानी में कुछ अशुद्धि मिली है, क्या अशुद्धि, यही साफ करता है। तो इसने क्या किया, जो पानी ज़्यादा होता है अशुद्धि कम होती है, तो जो विलायक अणु जो पानी है, पानी क्या होगा, विलायक होगा, और अशुद्धि क्या होगा, विलेय होगा। तो जो विलायक अणु इधर से इधर जाते थे, इधर से एक पिस्टन लगा के दाब लगा दिया गया, और अर्धपारगम झिल्ली से जो विलायक अणु इधर से इधर जाते थे, तो वो इधर से इधर जाने लगे, मतलब जितने भी पानी के कण इधर चले आएंगे, अशुद्धि इधर रह जाएगी, और हमारा क्या पानी साफ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए अगली हेडिंग है परासरण दाब। क्या, परासरण दाब मतलब परासरण की क्रिया को रोकने वाले, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए जाने वाले आवश्यक बल को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई परासरण हो रहा है, मतलब किसी चीज़ में परासरण हो रहा है, तो जो परासरण को रोक दिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा प्रतिहिम, जैसे बोलते हैं एंटीफ्रीज। क्या बोलते हैं, एंटीफ्रीज। ठंडे प्रतिहिम क्या होता है, कभी जैसे बाय द वे हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं अपने प्रदेश में, यूपी में या बिहार में या राजस्थान में, तो यहाँ पे गर्मी होती है तो हम लोग बर्फ़ रखते हैं ताकि आइसक्रीम हमारी क्या हो जाए, ठंडी बनी रहे। लेकिन अब सोचो ठंडे प्रदेश में, वहाँ तो पहले से ही ठंड रहता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा वहाँ पे गर्मी देना है। क्या करना है, गर्मी देगा, नहीं तो आइसक्रीम हमारा इतना ठंडा हो जाएगा जिसको हम काट के खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। या जो मोटर वाहन है, यहाँ पे हम लोग मोटर वाहनों में जो रेडिएटर है उसमें कूलेंट डाल देते हैं, जिससे मोटर वाहन का इंजन ठंडा रहता है। लेकिन ठंडे प्रदेश में क्या, वहाँ गर्मी चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिहिम। क्या चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिहिम। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठंडे प्रदेशों में तापमान 0 से कम हो जाता है, जिससे बर्फ़ क्या होता है, जमने लगता है। मोटर वाहनों के रेडिएटरों में भरा हुआ जल बर्फ़ में जमने लगता है, जिससे इंजन की क्षति हो सकता है। जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से इनके हिमांक में कमी हो जाती है, जिससे जल बर्फ में परिवर्तित नहीं होता। तो जल के हिमांक में कमी कर देने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ को एंटीफ्रिज्म कहते हैं। जो पदार्थ मिलाया जाता है ताकि जल के हिमांक में कमी आ जाए और बर्फ़ ना बने, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिहिम पदार्थ बोलते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, CH2OH का होल ट्वाइस कर सकते हैं। नोट देखिए, आइसक्रीम बनाने वाले बर्फ़ में नमक इसी तरह मिलाया जाता है। ठंडे प्रदेश में आइसक्रीम में नमक बनाने के लिए बर्फ़ में नमक मिला देते हैं ताकि वो थोड़ा गर्मी देते रहे, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है हमारी विस्तरण। विस्तरण क्या होता है, जब पदार्थ का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विस्तरण कहते हैं। उच्च सांद्रता से कम, जैसे पानी में रंग मिलाना, रंग मिलाएंगे तुरंत फैल जाएगा। जो रंग है हमारा उच्च सांद्रता है और हमारा पानी क्या हो जाएगा, कम सांद्रता, तुरंत फैल जाएगा। कणों का बहाव विस्तरण कहलाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।